प्रयागराज के सभी स्टूडेंट्स को मेरी शुभकामनाएं। मैं आप लोगों का बायोलॉजी की क्लास में सत्यम क्लासेस की ओर से स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का क्लास 12th का सिलेबस क्या है। तो क्लास 12th के सिलेबस में जो सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो है जनन। जनन जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब जनन के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो सबसे पहले मानव जनन पढ़ना है। मानव जनन का मतलब है मानव जनन तंत्र, ठीक है। उसके बाद दूसरा पादप जनन आपको पढ़ना है। जो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, उनमें जो होने वाली लैंगिक जनन प्रक्रिया है उसका आपको अध्ययन करना है। उसके बाद मानव जनन और पादप जनन के बाद ये जनन वाली जो ये टॉपिक है, ये जो यूनिट है, ये समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी इकाई जो प्रारंभ होगी वो होगी कुछ जैविक अणुओं के बारे में। जैविक अणु जैसे डीएनए की संरचना व कार्य, डीएनए का द्विगुणन, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरी आरएनए की संरचना, आरएनए के प्रकार व आरएनए के कार्य आपको पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आप जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आ जाती है जैव प्रौद्योगिकी, अगली इकाई बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग, आपको पढ़ना है कि प्रेजेंट समय में बायोटेक्नोलॉजी के, जैव प्रौद्योगिकी के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, हम किस प्रकार से मानव कल्याण में या मानव के भलाई के लिए जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर पाते हैं। तो ये सब सारा जो टॉपिक है ये कवर किया जाएगा आपका इस जैव प्रौद्योगिकी वाले इकाई में। उसके बाद फिर आता है मानव कल्याण। मानव कल्याण के अंतर्गत इस इकाई में आप कुछ, पहली बात तो कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो है मानव कल्याण के अंतर्गत वो है मानव स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों और उनके कारकों, उनके निदान और उनके उपचारों के बारे में आपसे बात की जाएगी, आपसे डिस्कस किया जाएगा। फिर मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब ऐसे जीव जिनको हम लोग केवल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे एक कोश की कवक हो गया, जैसे। तो अब इनका किस प्रकार से मानव के कल्याण में, मानव के लाभ के लिए इन सूक्ष्म जीवों का, जीवाणुओं का, कवकों का उपयोग किया जाए। जैसे आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल का प्रयोग हम कुछ जीवाणु और कुछ कवकों के द्वारा करते हैं, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। तो ये सब आपको, ये एक मानव कल्याण की एक इकाई आपको पढ़नी है। इसी इकाई के अंतर्गत आपको एक छोटा सा चैप्टर पढ़ना है जो टीका है। टीका, वैक्सीन, इसका क्या मतलब होता है, कितने प्रकार के टीके, टीके को बनाया कैसे जाता है, तो इन सब का आप प्रयोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपको एक इकाई पढ़नी है मानव उद्विकास। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ चैप्टरों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और लास्ट में क्लास 12 के सिलेबस में इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के 2-3 चैप्टर्स हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ओवरऑल इन शॉर्ट जो सिलेबस है बायोलॉजी का वो ये है। तो हम ये आशा करेंगे कि आप हमसे लगातार जुड़े रहें और आगे हमारा साथ देते रहें और बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो हम स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, चूंकि सबसे पहले नंबर पे हमने जनन लिखा है। वैसे भी बायोलॉजी की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें जनन सिलेबस देखेंगे तो उसमें जनन वाली जो इकाई है वो पहले नंबर पे दी गई है। तो हम जो जनन वाला टॉपिक है वहीं से इस क्लास 12 की बायोलॉजी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मानव जनन तंत्र आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि जो जनन जो ये प्रक्रिया है, इस जनन शब्द का मतलब क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि जनन यानी रिप्रोडक्शन है क्या, है ना। आप इसको हिंदी में तो आप इसे जनन कहते हैं और अंग्रेजी में आप इसी प्रक्रिया को आप कहते हैं रिप्रोडक्शन। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। तो जनन और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए कि जनन प्रक्रिया क्या है, जनन शब्द का मतलब क्या है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो ये जनन प्रक्रिया है, जनन शब्द जो है इसका मतलब ये है, देखिए ये एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। अब
जैविक प्रक्रिया ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जितने भी जीवित हैं सभी जीवित अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं जीवन की किसी न किसी अवस्था में अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करते हैं। तो संतानों को उत्पन्न करने वाली जो जैविक प्रक्रिया है, जो लाइफ प्रोसेस है, उसी प्रक्रिया को हम लोग जनन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अपने जैसी संतानों को उत्पन्न क्यों करें ये जीवित प्राणी? तो उसका जवाब ये है कि जीवित प्राणी इस जैविक प्रक्रिया जिसे आप जनन यानी रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, इसके द्वारा अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करके इस पृथ्वी पर अपनी जीव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो जनन का जो पूरी डेफिनेशन है वो ये है कि ये वो जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जो जीवित प्राणी है वो अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करके पृथ्वी पर अपने जीव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जो जीव जाति जनन करने में अक्षम होती है, यानी कि जो जनन प्रक्रिया नहीं कर पाती, उनका अस्तित्व फिर इस पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है। यह है। उसके बाद देखिए, अब जनन प्रक्रिया जो है, संतानों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार से करते हैं। जो बहुत निम्न कोटि के जीव हैं जिनके शारीरिक संरचना बड़ी सरल है, छोटे जीव जिनको कहा जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देख लीजिए संघ प्रोटोजोआ का एक सदस्य है जिसे आप अमीबा कहते हैं। ठीक है, अमीबा भी हम मनुष्यों की तरीके से एक प्राणी है ना। अमीबा भी एक जीवित प्राणी है, लेकिन अमीबा में और दूसरे बड़े प्राणियों में फर्क यह है कि अमीबा का जो शरीर है वो एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय शरीर कहने का मतलब यह है कि उसका पूरा शरीर केवल और केवल एक ही कोशिका का बना है और जीवन पर्यंत इसी एक कोशिकीय शरीर से ये अमीबा अपना काम चलाता है। ठीक है ना। तो अब लेकिन चूंकि जंतु है तो इसमें सारी वो जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं जो कि सभी और दूसरे जंतुओं में संपन्न होती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर जैविक प्रक्रियाएं संपन्न हो रही तो अमीबा जनन भी करता होगा, लेकिन अमीबा में जनन प्रक्रिया बहुत ही सरल तरीके से होती है। आपने सुना होगा कि अमीबा जो है वो द्विविभाजन, इसको हम लोग बोलते हैं एक प्रक्रिया द्विविभाजन, जिसको आप अंग्रेजी में बाइनरी फिशन कहते हैं। आप अंग्रेजी में इसे द्विविभाजन यानी बाइनरी फिशन कहते हैं। उसके द्वारा अमीबा कोशिका बढ़ जाती है और दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। बात समझ में आई? तो भाई कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, साधारण समसूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजन किया इस अमीबा कोशिका ने और दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। ये कह दीजिए कि ये एक अमीबा कोशिका, एक अमीबा मात्र कोशिका दो नई संतति कोशिकाओं में बढ़ गई। ये बाइनरी फिशन यानी द्विविभाजन की प्रक्रिया अमीबा में तब होती है जब स्थितियां सब अनुकूल होती हैं, मतलब जल भोजन वगैरह सब उपलब्ध होता है, तब ये द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से ये अमीबा जो कि एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जीव है, वो अपनी संतानों को उत्पन्न करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है और अपनी जीव जाति के अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बनाए रखने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि अमीबा में केवल द्विविभाजन द्वारा ही जनन प्रक्रिया होती है। अमीबा में और भी कुछ जनन प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, लेकिन लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। लैंगिक जनन बहुत कम विकसित होता है। ज्यादातर इस अमीबा में या तो द्विविभाजन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है या वर्धी जनन होता है। इसमें संतान को उत्पन्न करने की एक ऐसी क्षमता भी अमीबा में पाई जाती है जिसके अंतर्गत अमीबा कोशिका यदि कई छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाए किसी बाह्य शक्ति द्वारा, किसी बाहरी शक्ति द्वारा अमीबा कोशिका बट जाए कई टुकड़ों में, तो प्रत्येक वो टुकड़ा जिसमें केंद्रक का कहीं ना कहीं कोई अंश होगा वो एक नई अमीबा कोशिका को जन्म दे सकता है ना। तो इस प्रक्रिया के द्वारा भी कि ये कई टुकड़ों में बढ़ गई, हर टुकड़ा जिसमें कि केंद्रक का कोई अंश रहा वो टुकड़ा एक नई अमीबा कोशिका का निर्माण कर लिया, उसके द्वारा ये जनन हो गया। द्विविभाजन के द्वारा तो जनन करती है। जब कभी भी ऐसी कोई घटना होती है कि जब स्थितियां प्रतिकूल हो जाती है, यानी जल और भोजन उपलब्ध नहीं होता,
उस वक्त ये अमीबा कोशिका आकार में गोल हो जाती है और आकार में गोल होने के बाद अपने चारों ओर एक बहुत मोटा सा खोल बना लेती है, ठीक है ना। अब ये जो खोल के अंदर बंद अमीबा कोशिका है, इस अमीबा को जो कि आकार में अब गोल हो चुकी है, इसका लगातार इसका केंद्रक विभाजन करता रहता है और इस कोशिका के अंदर कई नए संतति केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। हर केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव की कहीं ना कहीं छोटी छोटी मात्रा एकत्रित हो जाती है और अब इसी एक अमीबा कोशिका का जीव द्रव कई सारी नई अमीबा कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। ये तब होता है जब स्थितियां बहुत प्रतिकूल हुआ करती हैं, मतलब जल और भोजन ज्यादा उपलब्ध नहीं होता। अब क्या है, प्रतिकूल स्थितियां जब बीत गई, अनुकूल स्थितियां आई, मतलब भोजन और जल अब उपलब्ध हो गया, तो ये जो खोल बना है ये खोल गल जाता है, हट जाता है और अंदर मौजूद जितनी भी नई संतति अमीबा कोशिकाएं हैं वो सभी बाहर निकलकर नई स्वतंत्र अमीबा कोशिका के रूप में विचरण करती हैं, है ना। तो आपने ये पाया कि ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि ये जो एक कोश की बहुत अविकसित सा जीव है, इसको हम केवल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जीवन पर्यंत इसका पूरा शरीर जो है वो केवल एक ही कोशिका का बना है। आपको पता हो कि मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो उसका जवाब है जी 10 टू दी पावर 14, 10 घाते 14। ये हमारे शरीर की स्थिति है और ये इस अमीबा के शरीर की स्थिति है। ये भी जंतुओं की श्रेणी में आता है, अमीबा भी, और हम भी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अमीबा में और हमारे में आप फर्क देख लीजिए कि जहां इसका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना है, वही हमारा शरीर जो है वो 10 घाते 14 यानी 10 टू दी पावर 14 कोशिकाओं का बना हुआ है। तो हमारे शरीर की जटिलता बहुत ज्यादा है, जबकि अमीबा कोशिका के शरीर की बनावट जो संरचना है बहुत ही ज्यादा सरल है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो ये जैविक प्रक्रिया जिसे आप जनन कह रहे हैं, ये भी बहुत ही साधारण और सरल होगी। तो जीव जो हैं वो विभिन्न प्रकार की जनन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। आपने शैवालों में देखा होगा या कवकों में देखा होगा कि कवक सूत्र जो होते हैं और जो शैवाल सूत्र होते हैं, है ना, उनकी जो शारीरिक रचना होती है वो सूत्र होती है, लंबे लंबे फीते के जैसे उनके पादप शरीर होते हैं। तो अगर वो पादप शरीर कहीं टूट गए, कहीं कट गए, तो हर टुकड़ा कहीं दूर जाकर के दूरस्थ स्थान पर जाकर किसी ठोस वस्तु पर चिपक करके एक नए शैवाल शरीर का या पौधे का या एक नए कवक पौधे का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। तो जितने भी निम्न कोटि के जो जितने भी सदस्य हैं, जीव जाति के जो सदस्य हैं, उनमें जो जनन प्रक्रियाएं पाई जाती हैं वो ज्यादातर तो होती हैं वर्धी जनन। कैसी जनन प्रक्रिया कहलाती है? वर्धी जनन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। दूसरे प्रकार की जनन प्रक्रिया जो इन निम्न कोटि के जंतुओं में ज्यादातर देखी जाती है उसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी आप कह लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं, जीवों में 3 प्रकार की जनन प्रक्रियाएं देखी जाती हैं। वो मैं आपसे उनका नाम मैं आपको बता दूं। जो अभी आपने देखिए 2 नाम यहां देखे, जनन प्रक्रिया के जो तरीके हैं वो देखे। सबसे पहला जो जनन प्रक्रिया है उसे हमने कहा जी वर्धी जनन। वर्धी जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वर्धी जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये निम्न कोटि के जंतुओं में और पौधों में देखा जाता है। इस जनन प्रक्रिया में होता सिर्फ वही है कि शरीर यदि कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया या कट गया है तो हर टुकड़ा किसी दूरस्थ स्थान पर जाकर के एक नए शरीर का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार की सारी जनन प्रक्रियाओं को हम लोग वर्धी जनन कहते हैं। ये ज्यादातर शैवालों में, कवकों में, और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जो निम्न कोटि का जंतु अमीबा जैसा जंतु, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, हाइड्रा,
स्पंज आदि जैसे निम्न कोटि के जंतुओं में ये वर्धी जनन पाया जाता है। दूसरे प्रकार की जनन प्रक्रिया जो जीव जगत में देखी जाती है उसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। उसे हम लोग कहेंगे अलैंगिक जनन, या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अब यहां पर तो आप देख रहे थे कि शरीर जो है कई टुकड़ों में टूटा कटा, हर टुकड़ा एक नए शरीर का निर्माण कर लिया। अलैंगिक जनन में जीव जाति के जो सदस्य हैं या विभिन्न प्रकार के जो जंतु और पौधे हैं वो बीजाणुओं के द्वारा जनन करते हैं, है ना, बीजाणु उत्पन्न करते हैं और ये बीजाणु, है ना, कहीं निकल करके किसी दूरस्थ स्थान पर जा करके स्थिर हो करके यदि स्थितियां अनुकूल रही तो ये अंकुरित होकर के ये बीजाणु, ये स्पोर्स नए पौधों को या नए जंतुओं को जन्म देते हैं। तीसरे प्रकार की जनन प्रक्रिया है जो जीवों में देखी जाती है उसे कहा जाता है लैंगिक जनन। ये सबसे जटिल जनन प्रक्रिया है लैंगिक जनन, जिसे आप अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप अंग्रेजी में लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी यह समझने वाली बात है। देखिए, वर्धी जनन द्वारा भी जनन होता है, इसके द्वारा भी जितने भी जीव हैं वो अपनी संतानों को उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा भी जनन होता है, इसके द्वारा भी जीव जो है वो बीजाणु वगैरह को निर्मित करके, बीजाणु वगैरह को बना करके अपनी नई संतानों को उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या फर्क है। सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है वो समझिए। देखिए, चाहे वो वर्धी जनन हो और चाहे वो अलैंगिक जनन हो, इसमें केवल एक शरीर ही नई संतान को उत्पन्न कर देता है। अभी जैसे आप देखेंगे लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन को संपन्न करने के लिए कम से कम एक संतान को उत्पन्न करने के लिए कम से कम 2 अलग अलग शरीरों की आवश्यकता होती है। एक नर शरीर होगा और एक मादा शरीर होगा। जब नर और मादा के बीच समागम होगा तभी एक नई संतान उत्पन्न होगी। तो ये क्या कहलाएगी, ये जनन प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लैंगिक जनन। लेकिन वर्धी जनन में और अलैंगिक जनन में ऐसे कोई 2 अलग अलग शरीर यानी अलग नर और अलग मादा यानी मादा और नर का समागम आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक ही शरीर जो है वो किसी नए संतान को उत्पन्न कर देता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये अमीबा कोशिका है, मान लीजिए, अभी एक उदाहरण के तौर पर ही देख लीजिए, ये अगर मान लीजिए कोई अमीबा कोशिका है और ये अमीबा कोशिका द्विविभाजन द्वारा विभाजित हुई, जो कि सामान्य समसूत्रीय विभाजन है, माइटोटिक डिवीजन होता है। विभाजित हो गई ये कोशिका और विभाजन करके इसने 2 नई संतानों को उत्पन्न कर दिया। बात समझ रहे हैं? तो भाई ये जो मात्र शरीर था, ये आप कह लीजिए पितृ शरीर था, पेरेंट सेल था, जो पेरेंट शरीर था वो तो एक ही था। यही एक शरीर ही विभाजन करके 2 नए संतति शरीरों का निर्माण कर ले रहा है। तो पेरेंट तो एक है और उसी एक कोई मेल और फीमेल का यहाँ पर बात ही नहीं है। कोई नर युग्मक और कोई मादा युग्मक का उत्पन्न करना या फिर उनके बीच में निषेचन, फर्टिलाइजेशन होना, ऐसी कोई प्रक्रिया यहाँ पर इस द्विविभाजन की प्रक्रिया में नहीं हो रही। ठीक है, तो एक ही शरीर जो है पर्याप्त है वर्धी जनन के लिए, एक ही शरीर पर्याप्त है बीजाणुओं को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन अगर आप लैंगिक जनन देखेंगे तो लैंगिक जनन में कम से कम 2 अलग अलग शरीर होने चाहिए। एक शरीर नर का हो, दूसरा शरीर मादा का हो। नर शरीर में ऐसे अंग पाए जाएं जो नर युग्मक कोशिकाओं यानी शुक्राणुओं का निर्माण कर सके और मादा शरीर ऐसा हो कि जिसमें कि मादा युग्मक कोशिकाएं यानी अंडाणुओं का निर्माण हो। ठीक है, तो लैंगिक जनन के लिए कम से कम 2 नए अलग अलग शरीरों की आवश्यकता होती है। सबसे जटिलतम जीवों में जो जनन प्रक्रिया दिखाई देती है वो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और वर्धी जनन और अलैंगिक जनन सिर्फ और सिर्फ या केवल जो है वो निम्न कोटि के जंतुओं और पौधों में देखा जाता है।
जहां तक मानव जनन की बात है, अब हम मानवों की बात कर ले तो मानव बहुत जटिल प्राणी है। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जहां अमीबा कोशिका जो है, अमीबा जो है वो जो जंतु है उसका शरीर जो है वो जीवन पर्यंत केवल एक ही कोशिका का रहता है। बात समझ में आए कि नहीं? लेकिन जो मानव का शरीर है तो मानव के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो उसका जवाब मैंने आपको बताया 10 घाते 14। हमारे शरीर में कोशिकाओं से ऊतक जन्म लेते हैं, ऊतकों का समूह जो है वो अंग बनाता है, अंगों का समूह मिलकर के कई सारे तंत्र बने हैं और कई सारे तंत्र समन्वित रूप से कार्य करके इस पूरे शरीर को चला रहे हैं। तो बहुत जटिल रचना है मानव शरीर की। मानव में जो जनन प्रक्रिया देखी जाती है, जो पाई जाती है, उसे हम लोग लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए इधर, अगर हम जनन प्रक्रिया की बात करते हैं तो पूरा का पूरा मानव में जनन तंत्र पाया जाता है। तंत्र का मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें अलग अलग प्रकार के अंग सम्मिलित होंगे, ठीक है ना। कई सारे अंगों का समूह मिलकर ही तो एक तंत्र, जीव तंत्र का निर्माण करता है। तो जनन तंत्र तो अपने आप में एक जीव तंत्र ही हुआ, जैसे पाचन तंत्र हुआ, जैसे परिसंचरण तंत्र हुआ, उसी तरीके से मानव में बाकायदा एक तंत्र के रूप में ये जनन तंत्र होता है, ठीक है। अब जनन तंत्र में अगर हम यहां पे नर मानव की बात करें, ठीक है, और यहां पर हम अगर मादा मानव की बात करें, मादा मानव की बात करें तो ठीक है। देखिए नर मानव में जो जनन तंत्र होगा, उस जनन तंत्र में जो सबसे प्रमुख अंग होगा उसे आप कहेंगे नर जनद। क्या कहेंगे उसे आप? नर जनद यानी मेल गोनैड, मेल गोनैड, ठीक। और मादा मानव में जो सबसे प्रमुख अंग होगा, मादा जनन तंत्र में आएगा, उसे आप कहेंगे मादा जनद, मादा जनद यानी फीमेल गोनैड कहेंगे, फीमेल गोनैड कहेंगे। मैंने अभी आपसे क्या कहा उसको समझिए ठीक ढंग से, कि अगर मानव की बात करें तो हमारे अंदर जो जनन प्रक्रिया है वो बकायदा एक तंत्र के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग जनन तंत्र कहते हैं। अब अलग अलग दो अलग अलग शरीर होते हैं, नर शरीर अलग होता है और मादा शरीर अलग होता है। नर शरीर में जो प्रमुख जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाला जो प्रमुख अंग होता है उसे हम लोग कहते हैं नर जनन। मादा शरीर में पाया जाने वाला जो प्रमुख मादा जननांग होता है उसे हम लोग कहते हैं मादा जनद यानी फीमेल गोनैड। नर जनद जो है उसका नाम है, आप लोग जानते होंगे, इसे कहा जाता है वृषण यानी टेस्टिस, इसे वृषण यानी टेस्टिस कहा जाता है। मादा जनद जो प्रमुख अंग है मादा जनन तंत्र का, उसे आप कहते हैं अंडाशय, उसे अंडाशय यानी ओवरी कहा जाता है, अंडाशय यानी ओवरी कहा जाता है। अब इस पूरे नर जनन तंत्र और इस पूरे मादा जनन तंत्र में इन दोनों को प्रमुख अंग क्यों कहा जा रहा है उसका कारण समझिए। देखिए जो भी जनन तंत्र होता है लैंगिक जनन प्रक्रिया को संपन्न करता है, तो दोनों ही जनन तंत्रों का प्रमुख कार्य है, चाहे वो नर जनन तंत्र हो चाहे वो मादा जनन तंत्र हो, इन दोनों का प्रमुख उद्देश्य यह है कि एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करना। उन विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं युग्मक कोशिकाएं, उनको हम लोग युग्मक कोशिकाएं, युग्मक कोशिकाएं यानी गेमीट्स कहते हैं। युग्मक कोशिकाएं यानी गेमीट्स कहते हैं। अब नर शरीर में नर युग्मक कोशिकाएं बनती हैं और मादा शरीर में मादा युग्मक कोशिकाएं बनती हैं, और इन युग्मक कोशिकाओं को बनाने वाले जो अंग होते हैं उन्हें ही हम लोग जनद कहते हैं। यानी नर जनद ऐसे अंग हैं नर जनन तंत्र के अंदर आने वाले, यानी इनका जो प्रमुख उद्देश्य है वो नर युग्मक कोशिकाओं का निर्माण करना है। उसी तरीके से जो
मादा युग्मक कोशिकाओं को निर्मित करने वाले जो प्रमुख अंग हैं मादा जनन तंत्र में, उन्हें कहा जाता है अंडाशय यानी ओवरी। तो वृषण ऐसे अंग हैं जिनके अंदर नर युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होगा, और अंडाशय ऐसे अंग हैं जिनके अंदर मादा युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होगा। वृषण जिन नर युग्मक कोशिकाओं को बनाते हैं उन नर युग्मक कोशिकाओं को कहा जाता है शुक्राणु। उन्हें कहा जाता है शुक्राणु यानी स्पर्म्स। ठीक है। अब अंडाशय जो मादा जनन है ना, इसके द्वारा बनाया गया जो युग्मक कोशिका है उसे कहा जाता है अंडाणु। उसे अंडाणु यानी ओवम कहा जाता है। अब देखिए खास बात यह है, ये आप जान लीजिए, सबसे पहली बात ये आप याद कर लीजिए कि मानव में जो जनन प्रक्रिया होती है वो एक तंत्र के द्वारा संपन्न होती है। नर मानव में अलग तंत्र पाया जाता है और मादा मानव में अलग तंत्र पाया जाता है। नर मानव में पाया जाने वाला जो जनन है, जनन तंत्र है, उसे नर जनन तंत्र कहेंगे, और मादा मानव में जो पाया जाने वाला जनन तंत्र है उसे मादा जनन तंत्र कहेंगे। फिर नर जनन तंत्र में जो सबसे प्रमुख अंग होता है उसे नर जनन यानी मेल गोनैड कहते हैं। अब नर जनन यानी मेल गोनैड का नाम जो है वो है वृषण यानी टेस्टिस। ये वो एक ऐसा खास या विशिष्ट अंग है जो नर युग्मक कोशिकाओं का निर्माण करता है, और उन नर युग्मक कोशिकाओं को हम लोग शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाला जो विशिष्ट अंग है उसे हम लोग मादा जनन यानी फीमेल गोनैड कहते हैं। इस फीमेल गोनैड का नाम अंडाशय यानी ओवरी है, और इसी अंडाशय ओवरी यानी मादा जनन में जो बनने वाली मादा युग्मक कोशिकाएं हैं फीमेल गैमीट्स हैं, उन्हें अंडाणु यानी ओवम कहा जाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब अगली बात ये कि एक चीज हम आपको बता दें कि मानव में विशिष्ट लैंगिक या विशिष्ट व स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता, या उसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, पाई जाती है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपता का पाया जाना मानवों का प्रमुख लक्षण है। अब मतलब क्या है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का यानी लैंगिक द्विरूपता का? तो देखिए, नर शरीर आपको अलग प्रकार का दिखाई देगा, मादा शरीर आपको अलग प्रकार का दिखाई देगा। उसका कारण यह है कि नरों के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो अलग होते हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हो गए उसका उदाहरण सुन लीजिए। जैसे जो मेल्स होते हैं, जो नर होते हैं, नर मानव जो होते हैं, उनकी आवाज भारी होती है, उनमें दाढ़ी मूंछ निकलती है, उनमें स्तनों का विकास नहीं होता। तो नर शरीर आपको मादाओं से बिल्कुल स्पष्ट अलग दिखाई देंगे। उसी प्रकार से जो मादा है उनमें स्तनों का विकास होता है, उनमें दाढ़ी मूंछ नहीं निकलती, उनकी आवाज वगैरह जो है वो पतली होती है। तो इन्हीं लक्षणों को हम लोग नर द्वितीयक लैंगिक लक्षण और मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मानवों में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखी जाती है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि नरों में नर जनन तंत्र पाया जाएगा और मादाओं में मादा जनन तंत्र पाया जाएगा। नर जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो जनन है जिन्हें आप वृषण यानी टेस्टिस कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाई गई जो युग्मक कोशिकाएं हैं, जो गेमीट्स हैं, उन्हें आप वृषण यानी टेस्टिस कह रहे हो। ये अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो मादा जनन है उनके द्वारा बनाए गए मादा जनन, जिनका नाम हम लोग अंडाशय यानी ओवरी कह रहे हैं, ये मादा जनन है। इनके द्वारा बनाई गई जो युग्मक कोशिकाएं होंगी उनका नाम अंडाणु यानी ओवम होगा। अब देखिए, शुक्राणु है स्पर्म, ठीक है, और ये अंडाणु हैं यानी ओवम। इनमें खास क्या होता है, ये हमारे शरीर की अन्य कोशिकाओं से काफी भिन्न होती है।
भिन्न कहने का मतलब यह है कि इन शुक्राणु और इन अंडाणु यानी इन युग्मक कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है, जो क्रोमोसोम की जो संख्या है, वो शरीर की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा आधी होती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जीव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की निश्चित व स्थायी संख्या को हम लोग कहते हैं द्विगुणित संख्या। उस संख्या को हम लोग कहेंगे द्विगुणित संख्या या डिप्लॉयड नंबर कहेंगे, डिप्लॉयड नंबर कहेंगे। तो ये तो जीव कोशिकाओं के अंदर पाई जाने वाली गुणसूत्रों की निश्चित व स्थायी संख्या है। ठीक है। अब अभी हमने आपसे कहा कि जो ये युग्मक कोशिकाएं बनती हैं, यानी टेस्टिस और ओवरी में बनने वाले जो अंडाणु ओवम है, ये इसको आप कहेंगे स्पर्म, जो नर युग्मक कोशिका है, और इसे आप कहेंगे अंडाणु यानी ओवम, जो मादा युग्मक कोशिका है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या शरीर की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा आधी होती है। अब शरीर की अन्य कोशिकाओं में तो गुणसूत्रों की निश्चित और स्थायी संख्या है ना, जिसे आप द्विगुणित संख्या कहते हैं। आपको पता होगा कि मानव शरीर की हर एक कोशिका में, अब चाहे वो बाल की कोशिका हो, चाहे वो त्वचा की कोशिका हो, या फिर किसी भी अंतरांग की कोशिका हो, यकृत, अग्नाशय, सभी की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की निश्चित और स्थायी संख्या ही तो रहती है, जिसे आप डिप्लॉयड नंबर यानी द्विगुणित संख्या कहते हैं। और वो संख्या होती है कुल 46 या 23 जोड़ी। तो क्रोमोसोम की जो निश्चित और स्थायी संख्या मानवों में है वो है 46 या 23 पेयर, ये आप जान लीजिए। ठीक है। लेकिन अब अगर आप इस संख्या को आधी करेंगे, आधी करने का मतलब ये कि जो ये युग्मक कोशिकाएं हैं स्पर्म और ओवम, इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय कितनी रह जाएगी? 23 पेयर नहीं, केवल 23, है ना, क्योंकि 46 का आधा होता है कितना? 23। तो 23 यानी 23 गुणसूत्रों की संख्या है स्पर्म में, और उतनी ही 23 गुणसूत्रों की संख्या है किसमें? इनमें अंडाणु यानी ओवम में है। एक समय ऐसा आएगा कि ये शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में निषेचन करेंगे, इनके बीच फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप एक नई कोशिका बनेगी। इस नई कोशिका को अब आप कहेंगे युग्मनज, युग्मनज यानी जाइगोट कहेंगे। देखिए, जब कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब ये स्पर्म अगर इस ओवम से मिलेगा, फ्यूज करेगा, जब ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो देखिए दो प्रक्रियाएं यहां पर संपन्न होती है ना। एक तो जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक संलयन यानी कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। तो केंद्रक संलयन यानी कैरियोगेमी का मतलब यह है कि जब ये स्पर्म और ये ओवम आपस में एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, जब ये मिलेंगे, तो पहले इनके केंद्रक, इनके जो न्यूक्लियस है वो एक रूप हो जाएंगे। ठीक है ना, दोनों के केंद्रक है, दोनों के जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। फिर जाहिर सी बात है कि केंद्रक संलयन होगा तो जीव द्रव्य संलयन भी होगा, यानी इनका साइटोप्लाज्म भी आपस में फ्यूज कर जाएगा। और केंद्रक संलयन, साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम लोग हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य संलयन यानी प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तो जब कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में ये दोनों प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, कैरियोगेमी भी होती है और प्लाज्मोगेमी भी होती है, यानी कि दोनों गेमीट सेल्स के, दोनों युग्मक कोशिकाओं के पहले न्यूक्लियस, केंद्रक फ्यूज करते हैं, आपस में एक रूप होते हैं, फिर दोनों के जीव द्रव्य आपस में फ्यूज होते हैं, और इस प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बाद एक नई कोशिका जन्म लेती है, जिसे आप युग्मनज यानी जाइगोट कहा करते हैं। ठीक है ना। अब आप देखिए इधर कि यहां पर ये जो स्पर्म है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, कितने गुणसूत्र कैरी कर रहा है इसका न्यूक्लियस स्पर्म का केंद्रक? तो वह आंसर है उसका है 23।
ठीक उतनी ही गुणसूत्रों की आधी संख्या यानी 23 क्रोमोसोम्स कैरी कर रहा है इस ओवम यानी अंडाणु का केंद्रक भी। तो जब कैरियोगेमी होगी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन तो 23 गुणसूत्र इस स्पर्म के और 23 गुणसूत्र इस ओवम यानी अंडाणु के आपस में मिल जाएंगे और जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम है यानी समजात गुणसूत्र हैं जब आपस में मिलेंगे तो जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जाकर के पेयरिंग कर लेंगे। तो जहां पहले ये 23 रहेगा तब फिर से 23 पेयर हो जाएगा गुणसूत्रों का, यानी गुणसूत्रों की कुल संख्या आप कितनी हो जाएगी 46 हो जाएगी। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अगर स्पर्म में टेस्टिस में बनने वाले ये जो स्पर्म है शुक्राणु है और अंडाशय में बनने वाले जो ये अंडाणु यानी ओवम है इनमें गुणसूत्रों की संख्या यदि आधी ना होती, अगर हाफ ना होती तो क्या होता? तो ये होता कि भाई यहां पर 23 और 23 फिर जाइगोट में यहां पर अगर आधी ना होती तो 46 यहां होती, 46 यहां होती, ठीक है ना। तो ये जो युग्मक कोशिका है इसमें युग्मनज जो कोशिका बनी है जाइगोट जो बना है इसमें गुणसूत्रों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती। इसी जाइगोट में आगे विभाजन करके ये जाइगोट कोशिका यानी जाइगोटिक सेल जो है वो आगे विभाजन करके भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनाता है। ये एम्ब्रियो बन गया और इसी एम्ब्रियो से एक नए मानव शरीर का विकास हो जाता है। इसी एम्ब्रियो से एक नए मानव शरीर का विकास होता है। तो अब आप देखिए कि अगर यहाँ स्पर्म और ओवम के अंदर गुणसूत्रों की यानी क्रोमोसोम की संख्या आधी ना की गई होती तो आप सोचिए कि 46 प्लस 46 कितना होगा, यहां जोड़ लीजिए 46 और 46 92 गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है इस जाइगोट में। तो इस भ्रूण की भी हर एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या यही 92 रहती और फिर उसके बाद मानव शरीर की हर एक कोशिका में गुणसूत्रों की निश्चित और स्थायी संख्या कितनी हो जाती 92 हो जाती। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ियां भी और हमसे पहले जो गई पीढ़ियां हैं उनमें भी उनकी शरीर की हर एक कोशिका में गुणसूत्रों की वही निश्चित और स्थायी संख्या बनी हुई है यानी 46 या 23 जोड़ी है ना। तो इस वजह से अगर इन युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं की जाएगी, ठीक है ना, तो फिर आगे आने वाली पीढ़ियों में गुणसूत्रों की संख्या उन अगली पीढ़ियों के शरीर कोशिकाओं के केंद्रक में बहुत बढ़ी हुई होगी और बढ़ी हुई गुणसूत्रों की संख्या या फिर घटी हुई गुणसूत्रों की संख्या कई सारी आनुवांशिक बीमारियों को जन्म देती है। ये भी आपको पता होगा, आगे हम आपको बताएंगे। यहां पर अब देखिए क्या है, इस वजह से जितने भी शरीर में युग्मक कोशिकाएं बनती हैं इन जनदों में यानी वृषण और अंडाशय में यानी गोनैड्स में जो ये युग्मक कोशिकाएं बनती हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या का आधा यानी हाफ होना जरूरी है ताकि आगे की पीढ़ियों में गुणसूत्रों की निश्चित और स्थायी संख्या कांस्टेंट यानी स्थायी बनी रहे, वही 46 यानी 23 बनी रहे। तो इस वजह से इन युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या का आधा होना बहुत आवश्यक है। अब गुणसूत्रों की संख्या आधी कैसे होती है, क्यों होती है, किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, तो उसका जवाब है अर्धसूत्रण या अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस। तो आप यहां पर ये वृषण की कुछ खास कोशिकाओं में यहां पे अर्धसूत्रीय विभाजन होगा यानी मियोसिस होगी। उसी प्रकार से इस अंडाशय में भी अंडाशय की कुछ विशिष्ट प्रकार की जननिक कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस होगा जिसके फलस्वरूप ये शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाएं बनेंगी और इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। फिर इनके बीच जब केंद्रक संलयन और जीव द्रव संलयन यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा तो तब कहीं जाकर के एक नई कोशिका का निर्माण होगा जिसे युग्मनज यानी जाइगोट कहा जाता है और उसी जाइगोट से भ्रूण और भ्रूण से फिर पूरे एक पूर्ण मानव शरीर का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है।
अपने जीवन यात्रा की अगर मानव बात करे तो अपने जीवन यात्रा की शुरुआत जो है मानव इसी युग्मनज कोशिका से करता है। यही युग्मनज कोशिका आगे समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिकाओं का पिंड बनाती है जिसे इम्ब्रियो यानी भ्रूण कहते हैं। फिर यही भ्रूण अपना विकास करके एक नए मानव शरीर का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर का आरंभ तो इसी एक कोशिका से हुआ, युग्मनज कोशिका से, इसी जाइगोटिक कोशिका से नए मानव शरीर का क्या होता है, आरंभ होता है, स्टार्टिंग होती है। तो देखिए अब आप इस पूरी जनन प्रक्रिया में आप ये पा रहे होंगे कि लैंगिक जनन प्रक्रिया में दो, अगर हम आपसे कहें कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, अगर मानव में हो रही है या और भी उच्च कोटि के पौधों में भी यह प्रक्रिया संपन्न होती है, तो हर लैंगिक जनन प्रक्रिया में दो प्रक्रियाएं जरूर होती हैं, आवश्यक रूप से संपन्न होती हैं। पहला तो है अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस, ठीक है। इसी अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा ही युग्मक कोशिकाएं यानी गेमीट्स का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या शरीर की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा आधी होती है। फिर दूसरी जो प्रक्रिया है लैंगिक जनन के दौरान, जो पहली तो यही है अर्धसूत्री विभाजन जिससे युग्मक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। दूसरी जो प्रक्रिया लैंगिक जनन में आवश्यक रूप से होती है उसे कहा जाता है युग्मन या कभी कभी इसे निषेचन यानी अंग्रेजी में इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि हर वो प्रक्रिया लैंगिक जनन होगी जिसमें ये दो प्रक्रियाएं होंगी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और युग्मन निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर किसी जनन प्रक्रिया में ये अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस और ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो जनन प्रक्रिया फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन नहीं होगी, वो या तो वर्धी जनन होगा या तो वो फिर अलैंगिक जनन होगा। आपने उधर पीछे देखा कि एक अमीबा कोशिका थी, ठीक है, और क्या हुआ कि जब स्थितियां सब प्रतिकूल हुई यानी जल और भोजन की उपलब्धता जो है जब वो कम हुई तो उस वक्त ये अमीबा कोशिका आकार में गोल हो गई। आकार में गोल होने के बाद इसने अपने चारों तरफ एक बहुत प्रतिरोधी खोल का निर्माण कर लिया, ठीक है ना। अब भीतर ही भीतर इस अमीबा कोशिका का जीव द्रव्य और इसका केंद्रक कई भागों में बट गया, ठीक है, और अब ये अमीबा कोशिका अंदर ही अंदर कई सारी छोटी छोटी संतति अमीबा कोशिकाओं के अंदर बट गई, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे कि कहां पर यहां अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस हो रही है, कौन से युग्मकों का निर्माण हो रहा है, और अगर युग्मक जन्म नहीं ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है युग्मन निषेचन और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और जायगोट का निर्माण भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात अगर लैंगिक जनन प्रक्रिया है तो लैंगिक जनन प्रक्रिया में ये दो आवश्यक रूप से होंगे, पहला है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस और दूसरा है युग्मन निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। अगर ये दो प्रक्रियाएं नहीं हो रही हैं तो ये जनन प्रक्रिया लैंगिक जनन नहीं है, ये एक दूसरे प्रकार की जनन प्रक्रिया है जिसे आप अलैंगिक या वर्धी जनन कहते हैं, ठीक है। तो ये यहां से स्टार्टिंग की, अभी हमने आपको जो भी बताया है इसको आप एक बार फिर से हमसे सुन लीजिए। देखिए मानवों में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी नर शरीर हमें अलग प्रकार का दिखाई देता है और मादा शरीर हमें अलग प्रकार का दिखाई देता है। मानव में ह्यूमंस में केवल और केवल जो जनन प्रक्रिया पाई जाती है वो लैंगिक जनन प्रक्रिया होती है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमेशा अर्धसूत्रीय विभाजन होगा और फर्टिलाइजेशन यानी युग्मन या निषेचन होगा। अर्धसूत्रीय विभाजन होकर नर शरीर में नर युग्मक कोशिकाएं मेल गमीट्स बनेंगी और मादा शरीर में मादा युग्मक कोशिकाएं यानी अंडाणु यानी ओवम बनेंगे। फिर शुक्राणु यानी अंडाणु यानी स्पर्म्स और ओवम्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा और एक नए मानव शरीर का निर्माण हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये ओवरऑल पूरी लैंगिक जनन प्रक्रिया मानव में है। आप लोग इसको आप पढ़िएगा। देखिए अब एक कुछ शब्द मैं आपको सिखा दूं, वो शब्द सीखना आपके लिए जरूरी है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें कि नर और मादा जननांग, जो हमने अभी आपको बात की, नर और मादा जनन तंत्र कह लीजिए या नर और मादा जननांग एक ही शरीर में पाया जाता है ना। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, अगर आप एस्केरिस, जिसको आप फेरेटिमा पॉस्थोमा कहते हैं, यानी केचुआ है, उसी एक ही केचुए के शरीर में नर जनन तंत्र भी यानी नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है। तो ऐसे वो जीव जिनके एक ही शरीर में दोनों प्रकार के जननांग यानी नर और मादा जननांग पाए जाएं, ऐसे जीव कहलाते हैं द्विलिंगी। उन्हें हम लोग कहेंगे द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। फिर दूसरा आप समझिए हमसे कि ऐसा जीव जिसके शरीर में या तो नर जननांग उपस्थित हो या तो मादा जननांग उपस्थित हो, यानी दोनों में से कोई एक जननांग उपस्थित हो, दोनों जननांग एक साथ एक ही शरीर में उपस्थित ना हो, तो ऐसा जीव कहलाएगा एक लिंगी। एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल। ठीक है। अब देखिए एक चीज हम आपको एक दो शब्द और सिखा देते हैं यहां पे, आप इसको याद रखिएगा। इसको कैसे सीखना और याद रखना है वो समझिए हमसे। देखिए अगर हम यहां पर शब्द को यूज कर रहे हैं ना, यहां पर शरीर, शरीर की जगह पर, मेरी बात आप समझिएगा, शरीर की जगह पर यदि हम ये शब्द यूज करें छाया, वृक्ष की छाया वाली छाया, तो यहां से देखिए दो नए शब्द बनते हैं। मेरा कहने का मतलब है यहां इस बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी की डेफिनेशन क्या है? ऐसा जीव जिसके एक ही शरीर, शरीर का मतलब छाया, ऐसा जीव जिसके एक ही शरीर में दोनों जननांग उपस्थित हैं, ऐसा जीव क्या कहलाएगा? द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। लेकिन इसके लिए एक और शब्द यूज होता है, इसके लिए एक शब्द यूज होता एक क्षयक। एक क्षयक यानी मोनोइशियस। एक क्षयक यानी मोनोइशियस। फिर से इसको सुनिए, द्विलिंगी जीव का कहने का मतलब क्या है कि नर और मादा जननांग एक ही शरीर यानी छाया में उपलब्ध है। और अगर नर और मादा जननांग एक ही शरीर और छाया में उपस्थित है तो जो जीव होगा वो द्विलिंगी होगा, लेकिन उसके अंदर जो दशा होगी वो दशा क्या कहलाएगी? एक क्षयक यानी मोनोइशियस कंडीशन कहलाएगी। अब आप उसी हिसाब से इसकी डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। एक लिंगी जीव क्या है? एक लिंगी मानव क्या है या एक लिंगी जीव क्या है? प्राणी क्या है? इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि ऐसा जीव, ऐसा प्राणी जिसके शरीर में केवल एक ही प्रकार के, जिसके एक ही शरीर में, यहां पे देख लीजिए, एक ही शरीर में क्या उपस्थित है भैया? एक ही शरीर में एक ही प्रकार के जननांग उपस्थित है। नर शरीर में केवल नर जननांग और मादा शरीर में क्या भैया? मादा जननांग। यानी नर और मादा जननांग दो अलग अलग छायाओं या दो अलग अलग शरीरों में उपस्थित हैं। यहां पर एक ही छाया में उपस्थित है तो दशा क्या हुई? एक क्षयक दशा। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन अगर एक ही शरीर के बजाय नर और मादा जननांग दो अलग अलग छायाओं में, दो अलग अलग शरीरों में उपस्थित हो जाएं, तो उस वक्त ये दशा क्या बनेगी? ये कंडीशन क्या बनेगी? इस दशा को हम लोग बोलेंगे द्विक्षयक दशा यानी डायोसियस कंडीशन। द्विक्षयक दशा यानी डायोसियस कंडीशन। तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए कि हर वो जीव जो द्विलिंगी है उसके अंदर एक क्षयक दशा पाई जाती है। एक क्षयक का मतलब एक ही शरीर में नर और मादा जननांग उपस्थित है, तभी तो वो द्विलिंगी हुआ। और अगर एक ही शरीर, एक ही छाया में दोनों जननांग उपस्थित है तो दशा हमेशा क्या बनेगी? शरीर की जगह छाया वर्ड यूज कर लीजिए, दशा बनेगी क्या? एक क्षयक दशा यानी मोनोइशियस कंडीशन। ठीक है। वहीं पर अगर कोई प्राणी, कोई जीव जो है वो एक लिंगी है, इसका मतलब ये कि उसके शरीर में नर और मादा में से कोई एक ही जननांग उपस्थित है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक ही जननांग उपस्थित है तो नर और मादा जननांग अलग अलग शरीरों में पाए जाएंगे।
और अगर नर और मादा जननांग अलग अलग डिफरेंट बॉडीज में पाए जाएंगे तो फिर वो दो अलग अलग शरीरों यानी दो अलग अलग छायाओं में पाए जाएंगे, तो ये कंडीशन क्या बनेगी? द्विक्षयक दशा यानी डायोसियस कंडीशन बनेगी। अब आप इस पूरे को अगर मानव के साथ यानी ह्यूमंस के साथ अप्लाई करते हैं तो ह्यूमंस में नर शरीर अलग होता है, उसमें केवल और केवल नर जननांग ही पाए जाते हैं। मादा शरीर अलग होता है, उसमें केवल और केवल मादा जननांग ही पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मानव क्या हुआ? एक लिंगी हुआ। लेकिन मानव अगर एक लिंगी है तो उसमें जो कंडीशन बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो याद कर लीजिए, वो कंडीशन क्या कहलाएगी? द्विक्षयक दशा, यानी दो अलग अलग छायाओं या शरीरों में अलग अलग नर और मादा जननांग उपस्थित है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो अब चूंकि आप यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे इंट्रोडक्टरी, अभी हम केवल इंट्रोडक्शन ही इस चैप्टर का पढ़ा रहे थे आप लोगों को। अब आगे के हमारी क्लासेस में हम आपको अलग से नर जनन तंत्र, उस नर जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले अलग अलग जो पार्ट है, अलग अलग जो भाग है, उनका नाम पहले बताएंगे। नाम बताने के बाद हर एक पार्ट की आपको हम संरचना, उसका स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद फिर वो सारे जो अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, वो उनमें कौन सा उनका प्रक्रिया संपन्न होती है, क्या कार्य करते हैं वो सारे पार्ट, वो सारे भाग, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र अलग से आपको पढ़ाया जाएगा और मादा जनन तंत्र भी वो आपको अलग से पढ़ाया जाए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और हमारा प्रोत्साहन आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।